हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। हाँ जी, तो आज हम करेंगे पार्टनरशिप एडमिशन। अभी हमने गुडविल कर लिया है, राइट? गुडविल में किसी को कोई डाउट नहीं? तो गुडविल क्या है, कैसे है, सब कुछ हमने कर लिया, उसमें हमें अभी कोई डाउट नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर आता है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या गुडविल का कोई ट्रीटमेंट होगा, क्या एसेट्स और लायबिलिटीज उनका कोई ट्रीटमेंट होगा, वो सब हम आज इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? सो सबसे पहले देखो होता क्या एडमिशन के टाइम पे। मान लो दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, राइट? और एक नया पार्टनर आ रहा है, सी। नाउ द प्रॉब्लम अराइज, ये दोनों पहले 50-50 बांटते थे, इनका जो शेयर है वो 50-50 था। अब जो सी आ रहा है नया पार्टनर, वो 20% के लिए आ रहा है, राइट? सो आपको पता है कि जो सी है अपना शेयर हो सकता है ए बी से ले, ए बी से वो इक्वली भी ले सकता है, इन ओल्ड रेशो भी ले सकता है, और राइट सिर्फ ए से भी ले सकता है और सिर्फ बी से भी ले सकता है। जो शेयर ए और बी सी को देंगे वो क्या कहलाता है? सैक्रिफाइस, राइट? उसी बेसिस पे हम क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियोज। सो सी जो नया पार्टनर है, जब नया पार्टनर आएगा तो आपको पता है कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट के टर्म्स है वो बदल जाएंगे। जब नया पार्टनर सी आ जाएगा तो इनकी आपस की रेशो बदल जाएगी। तो आपस की रेशो चेंज होने से होगा क्या कि फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी लॉसेज है, वो किस रेशो में होंगे? न्यू रेशो में। वी नो कि ओल्ड रेशो में आप क्या करते हो? सेक्रीफाइस लेस करके क्या निकालते हो? न्यू रेशो। वो सब हमने पिछले चैप्टर में कर लिया। इस चैप्टर में हम कंसिडर करेंगे जो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड में, ठीक है? एडमिशन का एक 100% क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन में आपको जेन्युइन डिफिकल्टी लेवल भी उसका कुछ खास नहीं होता, दो चार चीजें आती हैं उसमें। तो आज हम डिटेल में देखेंगे हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या हमें एडमिशन के टाइम पे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, राइट? तो एडमिशन क्या है? दो पार्टनर, तीन पार्टनर, चार पार्टनर ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं और एक या दो नए पार्टनर आए। तो जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को बड़ी चिंता होती है। अब चिंता क्यों होती है भाई, तुम बताओ? चिंता इसलिए होती है कि पहले मान लो दो पार्टनर थे, एक रोटी कमाते थे, आधा वो ए खाता था, आधा बी खाता था। अब जो नया पार्टनर आ गया है तो नया पार्टनर भी उसी में से लेगा, राइट? नया पार्टनर भी अपना शेयर उसी प्रॉफिट्स में से लेगा। तो उस प्रॉफिट्स में से पहले जहां पे एक रोटी के दो हिस्से होते थे, अब कितने होंगे? तीन, राइट? तो जो पुराने पार्टनर है उनको डर लगता है, राइट? तो वो क्या करते हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरे के फेवर में, और उसके बदले में वो कोई कंपनसेशन भी सीख करते हैं। तो वो सब चीजें भी हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि जब पार्टनरशिप हम करेंगे तो एज ऑन डेट पार्टनरशिप की जो हमें ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट दी होगी, सबसे पहले हमें देखना है कि उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, राइट? तो सबसे पहली चीज होती है कि पुराना प्रॉफिट, नया प्रॉफिट। आपको ये समझना पड़ेगा कि पुराना प्रॉफिट क्या है और नया प्रॉफिट क्या है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लो ये ए और बी की बैलेंस शीट है, आपको कैपिटल ए दिया हुआ है, कैपिटल बी दिया हुआ है, राइट? यहां पे कुछ भी अमाउंट है, ठीक है? ऐसे दिया होता क्वेश्चन में। उसके बाद यहां पे आपको ओल्ड प्रॉफिट्स दिख सकते हैं, ओल्ड प्रॉफिट्स। इसमें आपका जनरल रिजर्व हो सकता है, राइट? आपका रिजर्व फंड हो सकता है, आपका पीएनएल अकाउंट भी हो सकता है, और अदर रिजर्व्स हो सकते हैं। सो ये एक्चुअल में रिजर्व होता क्या है और इस रिजर्व का हमें ट्रीटमेंट क्यों करना है, कैसे करना है? वैसे तो मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया था कि रिजर्व क्या है, कैसे करना है, बट एक बार हम दोबारा से समझेंगे कि रिजर्व है क्या और रिजर्व का ट्रीटमेंट एक्चुअल में होना क्या चाहिए, क्या करते हैं हम, ठीक है? वो सारी चीजें हम समझेंगे।
इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि रिजर्व होता क्या है। रिजर्व क्या होता है बताओ। रिजर्व आप अपने प्रॉफिट्स में से कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट रख लेते हैं, ठीक है। रिजर्व को समझने के लिए हम एक बॉलीवुड वाली एग्जांपल लेते हैं। चलो आप सबने फिल्म देखी होगी मुझसे शादी करोगी, देखी है, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा। उसमें सलमान खान के पास में कुछ इस तरह के गुल्लक होते हैं, राइट। और उन गुल्लक पे उसने लिखा होता है एक माँ के इलाज के लिए, बहन की शादी के लिए लिखा होता है ना। तो सबसे पहले समझो रिजर्व है क्या। रिजर्व वो पैसा है जो आपने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा करके निकाला और उसे एक गुल्लक में जमा कर दिया। जैसे सलमान खान क्या करता था, गुल्लक में पैसे जमा करता था ना अपनी इनकम से, इनकम से पैसे निकालता था और वो गुल्लक में जमा करता था। सो पार्टनरशिप में क्या होता है, मान लो ए और बी पार्टनर है, पिछले 10 सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब जाके नया पार्टनर आया सी। तो जो ए और बी है उन्होंने गुल्लक बनाया था, राइट। अब वो गुल्लक किसी भी तरह का हो सकता है, बहुत सारे गुल्लक भी हो सकते हैं। तो वो जो गुल्लक है जिसमें आप पैसा जमा करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व, राइट। रिजर्व क्लियर है। सो कोई भी पैसा जो इसमें जमा हुआ वो किसने कमाया, ए बी ने या ए बी सी ने, ए और बी ने। ये जो गुल्लक है किसकी कमाई से बना, पुराने पार्टनर्स की कमाई से बना। तो इस पे किसका राइट बनता है, पुराने पार्टनर्स का बनता है, राइट। सो आपने देखा होगा बहुत सारे रिजर्व आपको दिए होंगे, आगे क्वेश्चन में भी हम देखेंगे तो समझेंगे रिजर्व हो कितनी तरह के हो सकते हैं, कितनी तरह के हमें रिजर्व देखने को मिलते हैं जनरली। सो यहाँ पे देखो मैंने 3 गुल्लक बना रखे हैं, ठीक है, नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो, ये 3 गुल्लक है, ठीक है। एक के ऊपर स्टिकर लगाया, सलमान खान ने लगाया माँ के इलाज के लिए, दूसरे पे स्टिकर लगाया बहन की शादी के लिए, तीसरे पे कुछ भी नहीं है, राइट। तो हमारे पास जो रिजर्व होते हैं उनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। रिजर्व्स कैन बी आइदर फ्री रिजर्व्स और कमिटेड रिजर्व्स। कमिटेड रिजर्व मतलब क्या, जिसकी कमिटमेंट है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके। मतलब आपने एक गुल्लक लिया, गुल्लक में आपने पैसे बचाने शुरू किए, तो आपने 3 गुल्लक लगा रखे हैं। पहले गुल्लक पे लिखा है माँ के इलाज के लिए, दूसरे गुल्लक पे लिखा है बहन की शादी के लिए, तीसरे गुल्लक पे कुछ भी नहीं लिखा, इसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं है। तो ये दोनों जो रिजर्व है इनको हम बोलते हैं कमिटेड रिजर्व, और इसे हम क्या बोलेंगे, फ्री रिजर्व, राइट। अब ये दोनों जो गुल्लक हैं, ठीक है, तो होता क्या है नॉर्मली, जैसे हमारे पास दिया होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड या कोई क्लेम के लिए हम मतलब बना के रखते हैं। मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय है, वो मेरे पास काम कर रहा था, राइट। एक एक्सीडेंट हुआ, उसको कुछ चोट लगी, उसने मुझसे क्लेम मांगा, मैंने नहीं दिया। अब उसने कोर्ट में केस कर दिया, राइट। और मुझे लग रहा है, कोर्ट में केस किया उसने और मुझे लग रहा है कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मान लो मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। बट आई कैन नॉट सर्टनली से कि मुझे 50,000 देने पड़ेंगे या 40 देने पड़ेंगे या 60 देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, एक गुल्लक बनाता हूं और उसमें थोड़े पैसे रख लेता हूं। और वो गुल्लक मैंने किस चीज के लिए बनाया, मैंने एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने के लिए बनाया, राइट। सो उस एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने के लिए जो मैंने रिजर्व बनाया, तो मैंने बना लिया, एक गुल्लक लिया, गुल्लक में अमाउंट डाल दिया, ठीक है, और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये जो रिजर्व है, ये जो गुल्लक है जिसमें पैसा पड़ा है, ये किसका है, पुराने पार्टनर्स का, किसका, ए और बी का। और ये किसके लिए कमिटेड है,
ये वर्कमैन की कोई लायबिलिटी है, उसे पे ऑफ करने के लिए कमिटेड है, राइट। और अगर मान लो वर्कमैन की जो भी लायबिलिटी है उसे पे ऑफ तुम कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे पास कुछ बच जाए, तो वो किसका होना चाहिए, ए और बी का। क्यों? क्योंकि इस गुल्लक में पैसे किसने डाले हैं, ए और बी ने। तो ये जो गुल्लक है इनको कौन भरता है, ए और बी। ए और बी क्या करते हैं, इन गुल्लक्स में पैसे डालते हैं। अब ये जो गुल्लक है जिसके ऊपर आप देख रहे हो कि कोई भी स्टिकर नहीं लगा, तो इस गुल्लक को हम बोलते हैं फ्री रिजर्व। और आपकी बुक्स में आप इसे देखते हो कि जनरल रिजर्व, जो जनरल पर्पस के लिए, या रिजर्व फंड जो किसके लिए, जनरल पर्पस के लिए। तो ये आपका एक कॉमन गुल्लक है, ठीक है, जिसमें पैसा किसने डाला, ओल्ड पार्टनर्स ने डाला। और इस पे राइट किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का बनता है। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, नए पार्टनर को इसमें हिस्सा लेने देंगे। मान लो ये गुल्लक है, इस गुल्लक को हमने एज इट इज छोड़ दिया, इसको तोड़ा नहीं, राइट। ये जो गुल्लक है आपने इसे एज इट इज छोड़ दिया। ए और बी पार्टनर थे, अब एक और पार्टनर आ गया, लेट से एक नया पार्टनर आ गया सी। अब उनकी रेशो नहीं होगी, मान लो पुरानी रेशो थी, ओल्ड रेशो वाज 1:1, अब न्यू रेशो क्या होगी, 1:1:1। तो मान लो इस गुल्लक में 3 लाख रुपए थे, राइट। पुराने पार्टनर्स ने क्या गलती की, उन्होंने गुल्लक तोड़ा नहीं, या इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं की। अब उन्होंने गुल्लक तोड़ा नहीं, गुल्लक ऐसे ही पड़ा रह गया। अब नया पार्टनर आ गया, तो क्या नया पार्टनर उसमें हक नहीं जताएगा, नया पार्टनर कहेगा ना कि मुझे भी पैसे चाहिए। वो जो पुराना गुल्लक था उसमें पैसे किसने डाले थे पहले, ए और बी ने। जब तक सी नहीं आया तब तक पैसे उसमें कौन डाल रहा है, ए और बी। तो ए और बी को मतलब आपत्ति नहीं होगी कि भाई गुल्लक हमारा पुराने सारे पैसे आज 3 हिस्सों में बट रहे, पहले 2 हिस्से में बट रहे थे। मान लो पहले अमाउंट था इसमें, गुल्लक में 3 लाख रुपया था जिस दिन सी आया, आप लोगों ने गुल्लक तोड़ा नहीं, राइट। तो रेशो आपकी 1:1 है ए और बी की। तो ए और बी 1.5 लाख 1.5 लाख 1,50,000 1,50,000 ईच बांट लेते उसे। बट हुआ क्या यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, एक नया पार्टनर आया, उसको भी तुमने पार्टनर बना लिया, अब गुल्लक एज इट इज पड़ा है। तो अब अगर वो 3 लाख का गुल्लक टूटेगा तो सबको 1-1 लाख रुपया मिलेगा, अगर तुमने कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रखी तो, राइट। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा नुकसान है, पुराने पार्टनर्स का नुकसान है। तो कोई पुराना पार्टनर अपना पैसा छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। सो सबसे पहला पॉइंट, यानी कि आज जो हम एडमिशन टॉपिक कर रहे हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये आता है कि आप रिजर्व्स का क्या करोगे, राइट। तो ये जो रिजर्व है, जो जनरल रिजर्व है, जो आपके फ्री रिजर्व है, आपका सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप उन फ्री रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसका सिंपल लॉजिक है, ये गुल्लक में पैसे किसने बढ़े, पुराने पार्टनर्स ने। तो गुल्लक तोड़ के नया पार्टनर आने से पहले, पुराने पार्टनर थोड़ा चालू है, नया पार्टनर आए इससे पहले वो गुल्लक को तोड़ देंगे और पैसे 50-50, राइट। या जो भी रेशो है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 1:1 लिया है, जो भी आपकी ओल्ड रेशो है वो उसमें बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसका पैसा है, पुराने पार्टनर्स का। किन्होंने जमा किया, पुराने पार्टनर्स ने। किसको मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर्स को। किस रेशो में, पुरानी रेशो में, राइट। सो जो भी आपके रिजर्व है आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। सो आपको ये समझ आया रिजर्व कितने तरह के होते हैं, एक होता है कमिटेड रिजर्व, दूसरा होता है फ्री रिजर्व। रिजर्व है क्या, आपका गुल्लक जिसमें आपने अपने प्रॉफिट में से पैसा जमा करके रखा हुआ है। रिजर्व आप क्यों तोड़ रहे हो, क्यों? क्योंकि अगर आप रिजर्व नहीं तोड़ोगे तो जो नया पार्टनर है वो भी उस पर अपना हक जताएगा, राइट। ठीक है जी। अब देखिए आप इसको करोगे कैसे। सबसे पहला स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट फ्री रिजर्व्स present in the balance sheet on the date of admission.
सो जब आप एडमिशन कर रहे हो उस टाइम पे कोई फ्री रिजर्व है, ध्यान रखो मैंने आपको बोला है फ्री रिजर्व, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बोला है? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन सब की बात मैं कर रहा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन सब की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। सो जो फ्री रिजर्व है आपका, फ्री रिजर्व क्या होता है? जिसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगा, वो गुल्लक जिसके ऊपर किसी काम का पे ऑफ करने के लिए स्टिकर नहीं लगा है, जिसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फ्री रिजर्व मतलब कौन सा रिजर्व? जिसके ऊपर स्टिकर नहीं है, दैट इज योर जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। तो सबसे पहले एडमिशन के टाइम पे आप क्या करोगे? अगर आपको कोई भी जनरल रिजर्व दिख रहा है जो कि पुराने पार्टनर्स का है, उसे क्या करो? पुरानी रेशो में पुराने पार्टनर्स को दे दो। सो जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड कुछ भी है उसे डेबिट करो टू कैपिटल ए कैपिटल बी। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ए बी सी डी बहुत सारा हो सकता है, सिर्फ आपको देखना क्या है कि ओल्ड हो। इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सबसे पहला काम आपका क्या है कि जो भी आपके फ्री रिजर्व है आप क्या करो? उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसे? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यहां तक क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है आपको? जो फर्स्ट फॉरमोस्ट पॉइंट हम करेंगे एडमिशन के टाइम पे, राइट? कोई डाउट? अब मुझे एक बात बताओ, क्या फर्म के अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही हो सकते हैं, पुराना लॉस नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मान लो कोई पुराना लॉस हो तो उसका क्या करेंगे? वो पुराना जो लॉस है वो किसका है? पुराने पार्टनर्स का। तो उसके ऊपर राइट किसका है? कौन बियर करेगा वो लॉस? पुराने पार्टनर्स ही तो मना कर देगा, वो कहेगा भाई तुम लोगों का पुराना लॉस इसे मैं क्यों भुगतूं, राइट? सो सबसे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या आपकी बैलेंस शीट में कोई लॉस है। डिस्ट्रीब्यूट एनी लॉस, यहां पे हम लिख लेते हैं जैसे पी एंड एल अकाउंट आपको डेबिट बैलेंस दिया होता है एसेट साइड में। एनी लॉस प्रेजेंट इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में अगर आपका कोई पी एंड एल डेबिट है आपको उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब पी एंड एल के साथ कुछ और भी लॉसेस हो सकते हैं। लॉसेस क्या हो सकते हैं? आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है क्या? वो भी एक लॉस है। बेटा मैंने आपको पहले ही समझाया, गुडविल लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, गुडविल भी क्या है? एक तरह का लॉस ही है। आपको एडवांटेज मिल रही है बट आपने उसके बदले में जनरली ज्यादा पैसे पे किए हैं, इसीलिए वो एसेट साइड पे आप उसे दिखा रहे हो, राइट? सो कोई पी एंड एल डेबिट हो, दूसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, और तीसरा गुडविल हो, या और कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे डिस्काउंट ऑन इशू वगैरह है, वो तो आपको होगा नहीं क्योंकि ये पार्टनरशिप है, राइट? कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सब। हाँ, आपको एक चीज और मिल सकती है, प्रिमिलरी एक्सपेंसेस। सो अगर आपको ये चार चीजें नजर आ रही हैं एसेट साइड पे, तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि इन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करो। यस, ये कोई कमिटेड नहीं है, ये लॉसेस कमिटेड नहीं है, राइट? जैसे रिजर्व का मतलब तो हमने समझ लिया कि रिजर्व मतलब क्या है? एक गुल्लक है, गुल्लक पे स्टिकर लगा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर उस पे स्टिकर नहीं लगा तो पहले क्या करेंगे? उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4 5 6 बहुत रिजर्व हो सकते हैं, आपको सिर्फ उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा काम क्या है आपका? आप एसेट साइड पे देखो, और जनरली बच्चे इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इस सीक्वेंस में नहीं जाओगे, मान लो आप ये चीज नहीं देखोगे, साथ के साथ एंट्री नहीं करोगे, आप इसे मिस कर दोगे। आप इसे मिस कर दोगे, पंगा हो गया।
ठीक है, फिर आपके 8 में से 8 नंबर तो नहीं आएंगे क्वेश्चन में, राइट। सो सबसे पहला काम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा काम, कोई भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिख रहा है, P&L का डेबिट दिख रहा है, कोई गुडविल दिख रही है, कोई प्रिमिलरी एक्सपेंस दिख रहा है, उसे भी सबसे पहले क्या करो, खत्म कर डालो। खत्म कैसे करेंगे हम, लॉस को एसेट, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अगर एसेट को खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, एसेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट। सो आपके पास जो भी मतलब आइटम है, जैसे मान लो P&L है तो P&L अकाउंट हो गया, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, और गुडविल हो गया, और प्रिमिलरी एक्सपेंसेस हो गया। सो P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल और प्रिमिलरी एक्सपेंस, इनमें से कुछ भी हो, इन्हें क्रेडिट करके हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपके एसेट साइड में है, तो इनका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ऑपोजिट, क्रेडिट। तो मैंने क्रेडिट कर दिया, और डेबिट मैं किसे करूंगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो कैपिटल A, कैपिटल B। यहां पे मैं मान रहा हूं सिर्फ 2 ही ओल्ड पार्टनर है। इन ओल्ड पार्टनर्स, इन ओल्ड रेशियो। समझ आ गया, क्लियर है। सो गलती तब होगी अगर आप इसमें से कुछ मिस करोगे, राइट। आपको सबसे पहला काम मैंने दिया है कि देखो कितनी गुल्लक्स हैं। सबसे पहला काम क्या है, कितनी गुल्लक है। अगर मान लो गुल्लक के ऊपर स्टिकर है तो रुक जाओ, वेट करो। अगर स्टिकर नहीं है तो उसको तोड़ डालो और पैसे डिवाइड कर दो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व टू A टू B। उसके बाद देखो, अगर मान लो आपके पास एसेट साइड में कोई लॉस है, राइट। अगर आपके पास एसेट साइड में आपको कोई लॉस नजर आ रहा है तो उस लॉस को क्या करो, खत्म कर दो। किसमें डाल दो, पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में, पुरानी रेशियो में। यहां तक क्लियर है, ओके। आगे चले, लिखना है लिखो, जल्दी लिखो। सेकेंड पॉइंट क्लियर है, आगे चलें। अब मैंने आपको बताया जो पोटली है, जो आपका रिजर्व है, जो आपका गुल्लक है, गुल्लक 2 तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है जिसके ऊपर स्टिकर लगा है, राइट, और एक हो सकता है जिसके ऊपर स्टिकर नहीं लगा है। तो जिसके ऊपर स्टिकर नहीं लगा वो तो हमने कर लिया, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। अगर मान लो आपके पास ऐसा रिजर्व है जिसके ऊपर कोई स्टिकर लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रब कर दें। स्टेप नंबर 3 लिखो, डिस्ट्रीब्यूट कमिटेड रिजर्व, या आप इसको लिखो ट्रीटमेंट ऑफ कमिटेड रिजर्व। सो ट्रीटमेंट ऑफ कमिटेड रिजर्व प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। मतलब जब नया पार्टनर आया तब हमारे पास एक मतलब गुल्लक ऐसा था जिसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, ठीक है। और जनरली जो टर्म्स आती है मैं वही करा रहा हूं आपको, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आता है, वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम पीछे भी कर ही चुके हैं, ठीक है। फिर भी एक बार आपको दोबारा से एडमिशन के लिए रिवाइज करा देता हूं। अब देखो बेटा, कमिटेड रिजर्व है क्या, वो रिजर्व जिसके ऊपर किसी का चार्ज है, एसेट का या लायबिलिटीज का, ठीक है। मान लो कोई चार्ज है उसके ऊपर, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए कमिटेड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सुना है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है पता है, फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है, जो फ्लक्चुएट करे। अब मान लो तुमने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट साइड है, उनका रेट स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे जाएगा, उससे आपको
जो प्रॉफिट एंड लॉस होगी उसको कंपनसेट करने के लिए आपने एक गुल्लक बनाया, उसके ऊपर आपने स्टिकर क्या लगा दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ईपीएफ भी है एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे, दैट इज नॉट अ रिजर्व, वो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, राइट। सो अगर आपको कोई कमिटेड रिजर्व दिख जाए तो आप उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे। सो लेट्स से आपके पास ये बैलेंस शीट है, तो मान लीजिए आपके पास बैलेंस शीट में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा हुआ है, राइट। तो देखिए आपके पास बैलेंस शीट है, उसमें आपको क्या दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये क्या है, ये एक गुल्लक है, और कौन सा गुल्लक है, जिसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। सो कौन सा स्टिकर लगा है इसके पास, वर्कमैन कंपनसेशन का, यानी कि इसका जो पैसा है, इसमें गुल्लक में जो भी पैसा रखा है उस पर पहला राइट किसका, वर्कमैन को कंपनसेशन देने का। उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो वो किसका, पार्टनर्स का। और अगर मान लीजिए कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़े तो वो भी किसका, वो भी सारा पैसा पार्टनर्स का। क्लियर है। तो मान लीजिए आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन है, इसको हम अलग अलग केसेस में कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करें, एक मिनट। सो लेट्स से वी राइट केस ए, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और वो कह रहा है देयर इज नो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है किसके लिए, वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपका गुल्लक है जिसके ऊपर आपने स्टिकर लगा रखा है किसका, वर्कमैन को कंपनसेशन देने का, बट आप वर्कमैन को कंपनसेशन देना चाहते हो, बट आप दोगे किसे, कोई है ही नहीं लेने को, राइट। सो देयर इज नो लायबिलिटी, मतलब आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, ये रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, ये रिजर्व बनाया किसने, पुराने पार्टनर्स ने। पुराने पार्टनर्स ने किस रेशो में बनाया होगा, प्रॉफिट जो था पुराने पार्टनर्स का किस रेशो में था, ओल्ड रेशो में। तो ये पुराना रिजर्व है, पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वर्कमैन compensation reserve debit to capital A to capital B, ठीक है जी। सो वर्कमैन कंपनसेशन में आपके पास पैसा कितना पड़ा है, 10,000, ठीक है। लेट्स से इक्वल रेशो है, आप किस में बांट दोगे, इक्वल रेशो में क्या आ जाएगा, 1:1, 5,000 5,000 इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो इट इज क्वाइट सिंपल, आपको दिख रहा है अगर मान लो स्टिकर लगा है फिर भी कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं होती तो क्या होगा, हाँ जी, अगर मान लो स्टिकर लगा है वर्कमैन को कंपनसेशन देने का, इट्स अ कमिटेड रिजर्व, बट अगर कोई लायबिलिटी ही नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट केस करें, सो लेट्स से आपके पास नेक्स्ट केस आता है, ये लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, सो नेक्स्ट केस, liability for workman compensation is
6000, मतलब हमें वर्कमैन को कितना कंपनसेट करना है? 6000 रुपए। तो आपको इसकी लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई लायबिलिटी नहीं है, ये एक रिजर्व है। सो आप क्या करोगे? गुल्लक तोड़ोगे, ठीक है, गुल्लक तोड़ोगे और लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दोगे। लायबिलिटी कितनी है? 6000 की। गुल्लक में पैसे कितने निकले? 10000। लायबिलिटी है 6000, कितना बच गया? 4000। वो 4000 किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, ओल्ड रेशियो में। तो इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है तुम्हारा, उसे डेबिट करो 6000 से। उस रिजर्व को तोड़ो और उसमें से 6000 निकाल के कहां डाल दो? लायबिलिटी में डाल दो। टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, ये आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, आप इसे पे भी कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन कहे इसे पे करना है तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ये आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू कैश करके आप इसे पे भी कर सकते हो। एक तो ये एंट्री हो जाएगी, आपकी ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो करेगी। आपका रिजर्व कितना था क्रेडिट में? 10000, जिसमें से 6000 कहां चला गया? लायबिलिटी में। बचा कितना है आपके पास? 4000। उस 4000 को आप क्या करोगे? पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में दे दोगे। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बचा हुआ 4000 टू कैपिटल ए टू कैपिटल बी। इन ओल्ड रेशियो इट वुड बी 2000। In old partners, in old ratio। तो old partners को आपने किस रेशियो में दिया है? ओल्ड रेशियो में दिया है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? कर लिया? अब देखते और क्या हो सकता है। देखो, या तो लायबिलिटी नहीं होगी, या कम होगी, या ज्यादा होगी। तो दूसरा जो हम केस कर रहे हैं, थर्ड केस, इसमें हम क्या मानेंगे कि लायबिलिटी हमारी क्या है? ज्यादा है। सो सी केस, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यहां पे मैं एक और लगा देता हूं 16000। तो 6000 ज्यादा है। आपके पास गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं? 10000। 6000 रुपया और देना है, वो कहां से दोगे? आपको खुद देने पड़ेंगे, वो आपका लॉस हो गया। सो सिंपल है, आपको लायबिलिटी कितने की क्रिएट करनी है? 16000 की। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 16000 मैंने क्रेडिट कर दिया, ये लायबिलिटी साइड आएगा। डेबिट किससे करूं? वर्कमैन कंपनसेशन को करता हूं सबसे पहले। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये जो मेरा गुल्लक था, मैंने गुल्लक को तोड़ा, 10000 रुपए निकाल लिए। अभी भी कितने कम है? 6000। दिस इज द बैलेंस। बैलेंस कितना बच गया? 6000। ये कहां से निकालूं? ऑब्वियस सी बात है, लॉस है। लॉस किसका? पुराने पार्टनर्स का, क्योंकि लायबिलिटी तो पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करती है ना। नया पार्टनर तो अभी आया, ये लायबिलिटी पुरानी होगी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुराने पार्टनर्स। तो हम क्या करते हैं, इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं। राइट, हम इसको क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। इसको डायरेक्टली भी डाला जा सकता है, बट हो सकता है आपका एग्जामिनर उसको ठीक ना करे। हम इसको क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो जस्ट अभी लिख लीजिए। होता क्या है, अभी थोड़ी देर में ही हम करेंगे, इसके बाद ही करना है हमने। राइट,
सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। ये जो लॉस है, ये आपका लॉस है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रस्ट मी ये कहां चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो हम इसको फिलहाल रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं। क्लियर है जी? सो आपने रिजर्व देख लिया, आपने लॉस देख लिया, दोनों चीजें देख ली, राइट। रिजर्व कौन कौन से देख लिए, कमिटेड और नॉन कमिटेड। और लॉस में मैंने आपको बता दिया गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये सब क्या है, लॉस है। सबसे पहले ये करना है आपको, ये हो गया। ठीक है जी, आगे चलें। फोर्थ पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आपके पास गुडविल है तो उसका क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करना क्या होता है ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी सिर्फ हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, राइट। देखो जी, गुडविल ऑब्वियसली बात है, एक इंस्टीट्यूशन है, मान लो कपड़े का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, उसमें 10% मार्जिन आता है, ठीक है। बट मेरी कमाई जो है वो 12% है, तो मैं 2% एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। वो जो 2% मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं वो क्यों कमा रहा हूं, क्योंकि मेरी गुडविल है। आई हैव एडवांटेज ओवर द कन्वेंशनल बिजनेस और द अदर माई कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो वो जो एडवांटेज है उसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। तो अगर मान लो कोई मेरे साथ पार्टनर बनना चाहेगा तो मैं उससे उस एडवांटेज के पैसे लूंगा, राइट। सो जनरली अगर मान लो पार्टनर, सबसे पहली बात, जो नया पार्टनर आएगा वो कैपिटल लेके आएगा। न्यू पार्टनर ब्रिंगिंग कैपिटल। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, तो आप एंट्री क्या करोगे, सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट। आप बैंक भी लिख सकते हो बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश और बैंक इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सी। सबसे पहले तो ये एंट्री हो जाएगी अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है। तो जो भी वो कैपिटल लेके आएगा वो कैश टू कैपिटल आप कर दो और भूल जाओ। कैश टू कैपिटल एंट्री क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं? ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने कैपिटल को कर लिया, अब हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे, गुडविल में। तो गुडविल में कई चीजें हो सकती हैं। सो इसको हम केस बना लेते हैं। सो लेट्स से केस ए। केस से कंफ्यूज मत होना, सिंपल नॉर्मल लॉजिकल तरीके से कर रहे हैं। अगर मान लो पहला पॉइंट वो आपको पैसे दे रहा है गुडविल के, ठीक है। सो यू कैन राइट इफ न्यू पार्टनर is paying for goodwill। अगर आपका नया पार्टनर गुडविल के पैसे दे रहा है तो आप क्या करोगे बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेट्स से गुडविल का 1,00,000 रुपया था। अभी हम पूरी जो भी आगे इलस्ट्रेशन करेंगे हम यही मान के चलेंगे कि 1,00,000 रुपया, राइट। मान लो गुडविल जो है वो 1,00,000 रुपया, और गुडविल जो है
द पार्टनर इज पेइंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल लिख लो। मैंने हिज शेयर ऑफ गुडविल इसलिए लिखा क्योंकि जो गुडविल है वो क्या है, पूरे फर्म की कैलकुलेट होती है ना, फर्म की गुडविल। तो मान लो फर्म की गुडविल है 3 लाख, जो नया पार्टनर आ रहा है सी, उसका शेयर है कितना 1/3। तो जो 1/3 उसका शेयर है, तो वो कितना पे करेगा, 3 लाख का 1/3 कितना आ जाएगा 1 लाख। सो यहां पे लिख लो चाहे, फर्म्स गुडविल 3 लाख, जो सी का शेयर है वो है 1/3, तो उससे कितना आया था इसका शेयर 1 लाख। तो मान लो 1 लाख रुपए आपके गुडविल के कैश में लेके आ रहा है। इफ द न्यू पार्टनर इज पेइंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, 3 लाख का 1/3, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप नॉर्मली सेल्फ जनरेटेड गुडविल को डेबिट नहीं कर सकते, सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। ठीक है जी, आगे देखो। इसके बाद ये जो गुडविल के पैसे वो दे रहा है, वो क्यों दे रहा है जी बताओ। वो गुडविल के पैसे इसलिए दे रहा है क्योंकि जब वो आ रहा है तो उसको एक एडवांटेज मिल रही है, उसको चला चलाया बिजनेस मिल रहा है। ठीक है, मान लो मैं पुराना पार्टनर हूं, तो मेरी जो मेहनत है उसका फायदा कौन उठाएगा, नया पार्टनर उठाएगा। तो हम उसे क्या कहते हैं कि भाई तू गुडविल के भी पैसे दे। तो उसने हमें गुडविल का 1 लाख रुपया दिया। अब वो जो 1 लाख है उसके ऊपर किसका राइट है, पुराने पार्टनर्स का। बट क्या वो ओल्ड रेशियो में होना चाहिए, नहीं। हो सकता है कि मान लो कोई नया पार्टनर आया, मुझे पसंद नहीं था बट मेरे दूसरे पार्टनर को पसंद था, तो सारा सेक्रीफाइस किसने किया, दूसरे पार्टनर ने किया। तो सारा गुडविल का पैसा किससे मिलना चाहिए, दूसरे पार्टनर को मिलना चाहिए, क्योंकि उसके आने से मुझे तो कोई नुकसान ही नहीं है। आई एम बीइंग न्यूट्रल। सो जो जितना ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा, नहीं समझ आ, देखो मान लो एक रोटी है, ठीक है, एक मैं हूं और एक मेरा पार्टनर एक्स है। मैं और एक्स जो रोटी है दोनों को आधा आधा करके खा रहे थे। एक नया पार्टनर आया जेड। एक्स जो है वो जेड को लाना चाहता है, मैं कहता हूं मुझे जेड नहीं पसंद, मैं नहीं चाहता कि जेड आए। तो मैंने जेड को कहा कि भाई देख, मैं तो आधी रोटी खाऊंगा ही खाऊंगा, जो जेड है उसको तू दे अपनी तरफ से, मैं तो नहीं दूंगा। तो सेक्रीफाइस क्या मैंने किया, नहीं, मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया। सारा सेक्रीफाइस किसने किया, एक्स ने किया। तो सारी गुडविल किसको मिलनी चाहिए, एक्स को मिलनी चाहिए। तो इस केस में हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। यही जो आपने क्रेडिट किया पूरी गुडविल दोबारा से डेबिट हो जाएगी, क्योंकि आप इसको क्रेडिट में रख नहीं सकते। टू कैपिटल ए टू कैपिटल बी। नाउ दिस इज अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ना कि ओल्ड पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये पुराने पार्टनर्स को नहीं जा रहा, ये सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जा रहा है। अगर किसी पार्टनर को गेन होगा तो उसे गुडविल नहीं मिलेगी, उल्टा उस गेन के लिए उसे गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे। तो मान लो 50,000 50,000 आता है जो गेन है, मान लो पुराने पार्टनर को गेन हो, वो केस हम इसके बाद में करेंगे, पहले ये कर देते। सो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 1 लाख किसको मिल गई, पुराने पार्टनर्स को। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और आप इसको पुराने पार्टनर की जगह सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लिखो, क्योंकि अगर पार्टनर सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा, न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली उसको गुडविल नहीं मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे सारा का सारा सेक्रीफाइस बी करता, ए कोई सेक्रीफाइस नहीं करता, तो सारी की सारी गुडविल किसे मिलती, बी को मिलती। ये क्लियर है। ठीक है जी। अब हम दूसरा केस करेंगे कि अगर मान लो
केस बी, if new partner is unable to bring goodwill in cash, वो कैश में गुडविल लेके नहीं आ सकता। तो अगर मान लो आपके पास वो गुडविल के पैसे आएंगे ही नहीं, ठीक है, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? नहीं। तो आप क्या करोगे बताओ? मान लो एक पार्टनर है, वो कैपिटल तो लेके आया, या मान लो कैपिटल भी नहीं लेके आया बट गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल से वो पैसा निकाल लेते हैं। हम छोड़ नहीं देते उसे कि भाई तू गरीब है, ठीक है, मान लो पार्टनर गरीब है, वो पैसे नहीं लेके आ रहा, तो हम छोड़ नहीं रहे, हम उसे क्या कर रहे हैं, उसकी कैपिटल से पैसे निकाल रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल सी अकाउंट डेबिट। यहां पे सी जरूरी नहीं है, मैं न्यू पार्टनर के उससे लिख रहा हूं। तो जो न्यू पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा, जो उसका गुडविल का शेयर बनता है उससे, ठीक है ना, 3 लाख का 1/3। सो कैपिटल सी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ए टू कैपिटल बी, 50-50 हजार रुपया चला गया। क्लियर है जी? ठीक है, 50-50 हजार रुपया चला गया। ए बी को तो पैसे मिल रहे हैं ना, भले ही पैसे आ नहीं रहे, कैश नहीं आ रहा, जैसे इसमें इससे ऊपर वाली एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि कैश तो आ ही नहीं रहा। अगर कैश आ नहीं रहा तो कैश की एंट्री क्या होगी? दूसरा, जो पैसे आपने लेने हैं वो कहां से लेने हैं? आपको वो पैसे किससे लेने हैं? सी से। तो आप क्या करोगे? सी की कैपिटल को डेबिट कर दोगे और अपनी कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है जी? नेक्स्ट केस देखें। C point, if new partner brings partial goodwill in cash, अब उसकी गुडविल बनती कितनी है देखो, 3 लाख का 1/3 दैट इज इक्वल टू 1 लाख, ये उसकी गुडविल बनती है। मान लो वो 1 लाख नहीं लेके आ सकता बट थोड़े पैसे लेके आ रहा है, ठीक है, वो कितने पैसे लेके आ रहा है? लेट्स से 60,000 रुपए लेके आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000, आपके पास 60,000 रुपए आ गए, किसके लिए आए? गुडविल के लिए आए। तो आप इसे क्रेडिट किसे करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। सो एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। आपके पास सी ने 60,000 रुपए दिए, वो आपके पास आ गए। अब वही 60,000 जो है आप डेबिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000। बट 60,000 से बात नहीं बनेगी, आपको टोटल कितना पैसा चाहिए गुडविल का? 1 लाख रुपया। अब 1 लाख में से वो कितने लेके आया? 60,000। तो जो लेके आया वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, बाकी कितना रह गया? 40,000। वो 40,000 कहां से निकालेंगे हम? उसकी कैपिटल से निकाल लेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे? 40,000 रुपया उसकी कैपिटल से निकाल लेंगे। तो अगर हम उसकी कैपिटल से 40,000 रुपया निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल 1 लाख हो गया। अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट? डन? सही है? कोई संदेह? चलो, ये तो गुडविल अगर वो जैसे भी लेके आए उसका ट्रीटमेंट होगा। कई बार आपको क्वेश्चन कहता है कि गुडविल जो है वो नए पार्टनर सॉरी पुराने पार्टनर्स जो है वो घर ले गए, राइट? तो इट जस्ट अ ड्राइंग। अगर मान लो कोई गुडविल आती है तो कहां जाती है? पुराने पार्टनर के पास जाती है ना। अगर वही पुराना पार्टनर गुडविल को घर ले जाए तो वो क्या होगा?
वो ड्राइंग हो जाएगी। ड्राइंग्स के लिए आप क्या करते हो, ड्राइंग्स टू कैश, राइट, ये लिख लिया आपने। सो अगर मान लो पार्टनर जो है पुराने विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पे पुराने पार्टनर्स को कितना मिल रहा था, ये लिखा आपने 50,000 50,000। तो डी पॉइंट, इफ old partners are withdrawing their goodwill, अगर मान लो पुराने पार्टनर्स अपनी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे जी। अगर पुराने पार्टनर्स अपनी गुडविल विड्रॉ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसे बताओ। लेट्स से दो केस कर लेते हैं, एक तो लिख लेते हैं फुल विड्रॉल, और एक लिख लेते हैं पार्शियल विड्रॉल। तो मान लीजिए अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं अपनी गुडविल, ठीक है, तो वो गुडविल हो सकता है पूरी विड्रॉ कर ले, हो सकता है पार्शियली विड्रॉ करे। सो इफ देयर इज फुल विड्रॉल तो आप क्या करोगे, कैपिटल ए को कितनी गुडविल मिली थी 50,000, कैपिटल बी को कितनी मिली थी 50,000, दोनों को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्रेडिट किसे करोगे, कैश को। वो 1,00,000 जो गुडविल थी पूरी की पूरी घर ले गए। अब मान लो हम पार्शियल विड्रॉल करते हैं, पार्शियल विड्रॉल मैंने बना दिया 30%, ठीक है। मान लो पूरी गुडविल नहीं ले गए, हो सकता है क्वेश्चन में आपको कहे 50% ले गए, 30% ले गए, 40% ले गए, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। सो कितनी गुडविल मिली थी इन्हें, कैपिटल ए को हमने क्रेडिट कितने से किया था 50,000 से, और कैपिटल बी को कितने से क्रेडिट किया था 50,000 से। तो आप सिंपली इसका 30% निकालो, कितना बनता है 15,000, इसका 30% कितना बनता है 15,000 टू कैश 30,000। सो 1,00,000 जो टोटल गुडविल थी उसमें से 30,000 उन्होंने क्या कर ली, विड्रॉ कर ली, राइट। सो दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर द गुडविल। इसके बाद ऑलमोस्ट आपकी सारी एडजस्टमेंट हो जाती है जो आपको दे रखा होता है। रिजर्व के केस में कोई लॉस है, कोई गुडविल है, ये सारा गुडविल का ट्रीटमेंट और लॉसेस वगैरह का ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप होगा, वो होगा रीवैल्यूएशन का, कि आपको रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है जी। तो यहां तक क्लियर है आपको, डन। हाँ जी, तो अब तक हमने देखा कि पार्टनरशिप में जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमें जो भी पुराने गुल्लक हैं, पुराने गुल्लक बोले तो रिजर्व्स, जो भी पुराने रिजर्व हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और रिजर्व कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के, या तो वो कमिटेड रिजर्व होगा या फ्री रिजर्व होगा। फ्री रिजर्व को सिंपली हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और अगर कमिटेड रिजर्व है तो हम देखेंगे कि उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो पहले तो लायबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। उसके बाद हमने देखा कि अगर नया पार्टनर आता है तो अपने साथ क्या क्या लेके आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो कैपिटल लेके आता है तो उसकी क्या एंट्री करेंगे। दूसरा हमने देखा कि उस टाइम पे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। गुडविल के हमने 4-5 केसेस भी किए कि अगर वो गुडविल के पैसे पूरे लेके आए, आधे लेके आए, ना लेके आए, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, राइट। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको रिटायरमेंट में भी ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है। अब तक हमने देखा कि पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट इजीली वी कैन डिफरेंशिएट इट और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम थोड़ी नई बात करेंगे। देखो होता क्या है, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, दोनों ने मिलके क्या किया, पार्टनरशिप की। इनकी रेशियो है 1:1, राइट।
इन्होंने अपना पैसा एक फर्म में लगाया, ठीक है, और उस फर्म के अंदर उन्होंने क्या किया, लेट्स से कैपिटल ए और बी हम पहले लिख देते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। कैपिटल ए 50,000, कैपिटल बी 50,000, दोनों ने 50,000 लगाए, राइट। ये रही आपकी बैलेंस शीट, ये रहा लेट्स से आपके पास कैश 1 लाख, बैलेंस शीट मैच हो रही है। हाँ, तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो पर्सन है ए और बी, इन दोनों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया इन पार्टनरशिप, और उन्होंने वो पैसा कहां इन्वेस्ट कर दिया, लेट्स से उन्होंने एक लैंड ले ली। सो 1 लाख रुपए की लैंड है, राइट। अब ये 1 लाख रुपए की लैंड जो इन्होंने ली, ये मैं लेट्स से बैलेंस शीट बना रहा हूं 2001 की, तो 2001 में 1 लाख रुपए की इन्होंने कोई पीस ऑफ लैंड लिया है और उसको एज इट इज छोड़ दिया। एज वी नो कि हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं, हम सारे एसेट किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे, एंड वी नो कि लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है, राइट। सो जो लैंड है, बाय द टाइम इसकी वैल्यू लेट्स से इन 2015 बढ़ के कितनी हो गई है, 11 लाख। सो आपको दिख रहा है कि ए और बी को फायदा हो रहा है कितने का, 10 लाख का। 1 लाख रुपए की लैंड कितने की हो गई, 11 लाख रुपीस की। सो 10 लाख रुपए का जो नेट फायदा है, वो नेट फायदा किसका है, ए और बी का। बट आपको पता है कि हम एसेट को हमेशा किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट पे दिखाते हैं, तो ये एसेट हमेशा 1 लाख का ही रहेगा बुक्स में, बुक्स में तो 1 लाख का ही रहेगा ना। सो मार्केट वैल्यू जो है इसकी वो 11 लाख रुपए है, बट इसका जो प्रॉफिट है हम कब बुक करेंगे, बताइए। इसका 11 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, सॉरी 10 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, 11 लाख की जब हम लैंड बेचेंगे तो 1 लाख की हमारी कॉस्ट है, 11 लाख इज द मार्केट वैल्यू। मान लो हमने इसको 11 लाख रुपए में बेच दिया, हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, राइट। वो प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल में किसका है, ये जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है, 10 साल 15 साल तक पैसे ब्लॉक करके रखे हैं, किसने रखे, ए और बी ने। बट अनलेस अनटिल आप इस लैंड को बेचो, आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं करते। सो अगर मान लो कल को नया पार्टनर आ जाता है, लेट्स से सी, और अब नई रेशो है 1:1:1, तो सी क्या करेगा, सी भी कहेगा भाई मुझे भी इसमें प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो ये जो 10 लाख है ये 3 हिस्सों में बटेगा। अगर मान लो इस लैंड को ये लोग अभी बेच दें तो ये 2 हिस्सों में बटेगा, 10 लाख, 5 लाख 5 लाख, राइट। सो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है, तो ये तो मुसीबत हो जाएगी ना, पुराने पार्टनर कहेंगे नहीं जी नहीं, इसमें हमारा, मान लो आज से 10-20 साल बाद ये जब लैंड बिकेगी, तो पुराना पार्टनर क्या कहेगा कि नहीं नहीं 10 लाख रुपए तक तो हम दोनों का प्रॉफिट होना चाहिए। जायज है कि नहीं। आज की डेट तक एडमिशन से पहले नया पार्टनर जो आया, उससे पहले पैसा किनका फंसा रहा, ए और बी का। तो अब तक का जो भी प्रॉफिट हो उस पे जायज तरीके से हक किसका बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो जो ओल्ड पार्टनर्स है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो हमेशा कहते हैं कि भाई हम अपने एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे, यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि हम अपने जो एसेट्स है जैसे लैंड है, वो चाहते हैं कि लैंड को कितने पे दिखाएं, 11 लाख पे दिखाएं, और जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो वो ए और बी अपनी कैपिटल में डाल दें। तो उनका जो बेसिक मोटिव होता है वो यही होता है। दूसरी चीज और होती है, मान लो कोई एसेट है, उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 10 लाख, बट उसकी एक्चुअल मार्केट में वैल्यू है सिर्फ 5 लाख, तो वो एक लॉस है। तो जो नया पार्टनर है वो चाहेगा कि ये जो लॉस है जो आगे होने वाला है वो सबसे पहले कौन बियर कर ले, पुराने पार्टनर्स। सो जैसे वो नाना पाटेकर की फिल्म में नहीं था, ये हिंदू का खून ये मुस्लिम का खून, वही काम है। जो पुराना प्रॉफिट है, जो पुराना लॉस है, वो किसको बिलोंग करता है, पुराने पार्टनर्स को। जो नया प्रॉफिट होगा वो होगा न्यू पार्टनर्स के लिए इन न्यू रेशियो। तो जैसे हमने देखा कोई भी रिजर्व है, कोई भी गुल्लक है, पुराने पार्टनर्स ने बनाया, तो पुराने पार्टनर्स को क्या करते हैं, पहले ही तोड़ के खत्म कर लेते हैं। बट लैंड एज यू नो, एसेट्स को अगर आप बेचोगे तो फिर क्या करोगे, दोबारा मार्केट वैल्यू पे उसी रेट पे लोगे, बिना एसेट्स के तो बिजनेस हो नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं, अपने जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनके लिए क्या करते हैं, एसेट्स को रीवैल्यू कर लेते हैं, ताकि उनकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता लगे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे क्या करें, एक कॉमन अकाउंट में डाल के ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसके लिए क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी देखते हैं कैसे बनेगा। सो जब भी एडमिशन होगी
तो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो क्या चाहेंगे कि जितने भी एसेट्स हैं उनको उनकी जो जेन्युइन मार्केट वैल्यू है उस पे दिखाया जाए, राइट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका जस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें आप क्या करते हो, अपने सारे जो भी एसेट की वैल्यूएशन से या लायबिलिटी की वैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस होता है आप इसमें डाल देते हो, और एट द एंड इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ आप किसको ट्रांसफर कर दोगे? ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशो, क्योंकि एसेट की वैल्यूज में जो भी फ्लक्चुएशन आया एडमिशन से पहले वो किसको बिलोंग करता है? पुराने पार्टनर्स को, तो वो किसको जाएगा? पुराने पार्टनर्स को। तो यहां पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, साथ के साथ मैं आपको जर्नल एंट्रियों के थ्रू बताऊंगा भी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या चीज कैसे आएगी। इसको रटने वाला मेथड भी है सिंपल, की इंक्रीज इस साइड डालो, डिक्रीज इस साइड डालो, बट रादर वी विल डू इट कंसेप्चुअली कि एक्चुअल में होता क्या है। सो लेट्स से if there is increase in the value for asset or unrecorded asset, so पहले देखते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी लैंड है, अभी जैसे हमने केस किया लैंड थी, तो लैंड की वैल्यू बुक्स में कितनी है? 1 लाख रुपए, बट एक्चुअल में कितनी है? 10 लाख रुपए। तो आपको पता है एसेट होता क्या है? एसेट का कौन सा बैलेंस होता है आपके पास? डेबिट बैलेंस। वी नो कि ऑल एसेट हैज डेबिट बैलेंस एंड ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको डेबिट बैलेंस वाली चीज को इंक्रीज करना है तो आप उसका सेम थिंग करोगे, यानी कि डेबिट करोगे, और डेबिट को डिक्रीज करना है तो आप क्रेडिट करोगे। उसी तरह क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम है जैसे लायबिलिटी है, उसको अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप उसका ऑपोजिट यानी कि डेबिट करोगे, और क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम को बढ़ाने के लिए यानी कि क्रेडिट को और ज्यादा क्रेडिट करेंगे हम, राइट। लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो हमारे पास एक एसेट है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, राइट। तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, वैल्यू बढ़ गई मतलब हमें उसे और बढ़ाना पड़ेगा। डेबिट को बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और ये इंक्रीज से आएगा, राइट। सो मान लीजिए अभी जैसे हमने किया लैंड है, लैंड की वैल्यू थी वो बढ़ गई। लैंड की वैल्यू पहले कितनी थी? 10 लाख, अभी कितनी है? 11 लाख। 10 लाख रुपए का गैप है, 10 लाख से बढ़ाना पड़ेगा। हम लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कैसे किया? एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए क्या किया हमने? और डेबिट कर दिया। कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट कहां पे हो गया? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय एसेट। तो दिस इज द ए पॉइंट। और अगर लैंड के केस में हम करते तो एसेट का नाम लैंड है, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन आया था, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता? बाय लैंड। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर मान लो वही एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो, तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है जी? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट का ऑपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। सो हम लिखेंगे टू एसेट, और डेबिट किसको कर देंगे? रीवैल्यूएशन को। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू एसेट। ठीक है, कोई डाउट? एक चीज और लिखी है मैंने यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड एसेट। अब अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है? मान लो मेरे पास कोई एसेट है जिसकी वैल्यू या तो 0 हो गई है इसलिए बुक्स में नहीं है, या उसको बुक्स में मैंने दिखा ही नहीं रखा बट एक्चुअली वो बिजनेस में है, राइट। तो मान लो एसेट कोई है ही नहीं, उसकी वैल्यू 0 मानेंगे, वो बढ़ गया, अचानक ही पता लगा अरे भाई ये एसेट भी है, ये भी 10,000 का बिक जाएगा,
तो आपको वो बेनिफिट हो गया एक तरह से, आपके पास अब वो एसेट है, तो एसेट जो आपने लिखा नहीं था इट मींस वो जीरो है, जीरो से बढ़ाने के लिए आप उसे डेबिट करोगे। तो इसीलिए मैंने एसेट टू रिवैल्यूएशन किया, चाहे आपके एसेट की वैल्यू बढ़े, चाहे आपको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, राइट। ठीक है जी, आगे करें। आगे देखिए लायबिलिटीज के केस में, द सी पॉइंट, इंक्रीज इन द लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सो लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट का सिमिलर क्या हुआ? क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, टू लायबिलिटीज, और डेबिट, डेबिट किसे करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। सो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, और रीवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा? टू लायबिलिटीज। अब अगर मान लो कोई लायबिलिटी ऐसी है जो हमने लिखी नहीं रखी, अनरिकॉर्डेड है, वो आ गई, तो उसके लिए भी सेम ही एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। डी पॉइंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। मान लीजिए आपको किसी को पैसे देने थे, अब देने ही नहीं है, आपकी वैल्यू जो है लायबिलिटी की वो डिक्रीज हो गई है, राइट। सो जब डिक्रीज होगी तो आप क्या करोगे? लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है, कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट का ऑपोजिट क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा? बाय लायबिलिटी। ठीक है जी। और वी कैन राइट हियर, बट वो याद करने वाला काम हो जाएगा। आई बेटर प्रेफर कि आप लोग जैसे मैं डेबिट क्रेडिट के मेथड से कर रहा हूं वैसे ही करो, और कोई मेथड मत लगाओ। सो एसेट यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये आपका कहां आ रहा है? डेबिट साइड पे। इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये आपका कहां आ रहा है? क्रेडिट साइड पे। और इसके बाद आपका जो भी प्रॉफिट हो, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा, वो आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। तो अगर मान लो प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मान लो प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। नाउ दिस इज इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशो में मिलेगा? ओल्ड रेशो में। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास क्या है? लॉस आ गया, तो आप क्या लिखोगे? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल ए कैपिटल बी। और ये भी किसमें होगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, राइट।
ठीक है जी, कोई डाउट? सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम क्या करेंगे, एडमिशन के टाइम पे देखेंगे कि बैलेंस शीट में अगर कोई एग्जिस्टिंग रिजर्व है, चाहे वो कमिटेड है चाहे वो अनकमिटेड है, सबसे पहले हम उन दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट साइड देखेंगे। एसेट साइड में अगर कोई आपका लॉस है, कोई गुडविल है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो उसको हम राइट ऑफ करेंगे। वो सब करने के बाद आप क्या करोगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे। वंस यू गोन थ्रू द गुडविल एंट्रीज, उसके बाद हम कहा आ जाएंगे, रीवैल्यूएशन के टाइम पे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और वो जो कैपिटल में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस जो आपकी एंट्रीज हैं कैपिटल की, गुडविल की, जनरल रिजर्व की, उसके बाद क्या होगा, कैपिटल बैलेंस होंगे दोबारा। और उससे हम जब नई बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे तो एसेट्स की नई वैल्यू आएगी और लायबिलिटीज की भी नई वैल्यू आएगी, राइट। तो ये प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कहां चला जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये लिख लिया आपने? हमने एंट्रियां कर ली हैं। मैं जस्ट आपको वैसे एक फिक्टिशियस सा बना के दिखा देता हूं कि अगर मान लो एंट्री हम पोस्ट करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे ए बी ओल्ड पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है। सबसे पहले हम ब्रॉड डाउन लिख लेंगे, पुरानी बैलेंस शीट हमारे पास है। जो भी आपका ब्रॉड डाउन हो, ब्रॉड डाउन जरूरी नहीं कि क्रेडिट में हो, डेबिट में भी हो सकता है। उसके बाद जो भी पैसे या जो भी आपका रिजर्व है, सबसे पहले जो भी आपके जनरल रिजर्व है या फ्री रिजर्व है या पी एंड एल है, सबको आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे दोगे। उसके बाद नया पार्टनर आपके लिए क्या, अपनी कैपिटल के लिए क्या करेगा, कैश लेके आएगा, राइट। उसके बाद लेट से आप आपके एसेट साइड पे कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है या गुडविल है या कोई पी एंड एल पड़ा है, तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स में वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपका कोई गुल्लक का बचा हुआ पैसा है वो भी इसमें आ जाएगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या ऐसा कोई रिजर्व है वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट आपको पहले चेक करना पड़ेगा उसकी कोई लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी है तो पहले लायबिलिटी को सेटअप करो, उसके बाद, ठीक है जी। ये करने के बाद आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। अगर तो गुडविल का ट्रीटमेंट सिंपल है, फिर तो अगर वो पैसे लेके आ रहा है फिर तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे आ जाएगा जैसे आपने एंट्री की थी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल ए टू कैपिटल बी, तो कैपिटल ए और बी में आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो भी यहीं पे आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ही आएगा वो भी। इसके बाद जो गुडविल का ट्रीटमेंट था वो दूसरे तरीके से भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई पार्टनर पैसे नहीं लेके आता तो हम क्या एंट्री करते थे, कैपिटल सी टू कैपिटल ए टू कैपिटल बी, यानी कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल से निकाल लेंगे, किसको दे देंगे, नए पार्टनर को दे देंगे। तो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसके काफी, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल ए टू कैपिटल बी, सी से निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बाय कैपिटल सी ए और बी में, राइट। अगर मान लो कोई गुडविल का विड्रॉल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश, क्योंकि हमने कैपिटल ए बी टू कैश एंट्री की थी, पुराने पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद और भी बहुत तरह की एडजस्टमेंट हो सकती है, राइट। हाँ, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। आई एम जस्ट मेकिंग अ फिक्टिशियस कैपिटल अकाउंट ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे इनको पोस्ट करना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, तीनों का बैलेंस कैरी डाउन निकल जाएगा।
उसके बाद फाइनली हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब जो बैलेंस शीट बनेगी वो न्यू फॉर्म की होगी, बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि अब सी भी पार्टनर है और इसमें ये तीनों कैरी डाउन आ जाएंगे आपके, जो आपने अभी अभी निकाला है, राइट। ठीक है, ये सारा कैरी डाउन आ जाएगा और जो एसेट्स आएंगे, जो भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज, जो आपके रिजर्व है वो तो आपने खत्म कर दिए, गुल्लक जो थे वो तो आपने तोड़ दिए, और अगर एसेट साइड कोई लॉस था वो भी आपने खत्म कर दिया। बट जो एसेट और लायबिलिटी बच गए हैं वो अपनी रिवाइज या न्यू वैल्यूज पे आएंगे। कुछ कैश का ट्रीटमेंट होगा, आपको देखना पड़ेगा कितना कैश आया कितना गया, और अकॉर्डिंगली आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, राइट। तो यही मोटे मोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है कि रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको सही तरीके से करना है। सबसे पहले रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको देखना है कि अगर वो कमिटेड रिजर्व है तो उसकी लायबिलिटी को क्रिएट करके जो बच जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा आपको देखना क्या बैलेंस शीट में कोई लॉस है, कोई गुडविल है, कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या प्रीमिलरी एक्सपेंस है, अगर वो है तो उसको भी पहले खत्म कर दो, कैपिटल में डाल दो, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, कैपिटल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है उसकी एंट्री करनी है और गुडविल की एंट्री करनी है। जो भी केस फिट बैठ रहा हो हम उसके अकॉर्डिंगली एंट्री कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जो एसेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू है उनको लिखेंगे और जो भी उससे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो पुराने पार्टनर्स को दे देंगे। उसके बाद हमारा स्टेप होगा कैपिटल अकाउंट बनाना, फर्स्ट रिवैल्यूएशन देन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो नई कैपिटल होगी वो बैलेंस शीट में जाएगी और एसेट्स और लायबिलिटीज को नई वैल्यू पे दिखाएंगे एंड इट विल श्योरली टैली, राइट, एंड इट कंप्लीट फॉर्म विल फेच यू 8 मार्क्स इन द एग्जाम, राइट। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, हर तरह का क्वेश्चन हम एक एक करके उठाएंगे बट बेस सेम रहेगा। सो दिस इज बेसिकली द बेस। इस तरीके से आपको करना है, आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट आपको जो जो मेन बातें हैं रिजर्व को लेके, जो खासकर एसेट साइड पे गुडविल है या लॉस है, क्योंकि वो आप भूल जाते हो, और गुडविल के सारे ट्रीटमेंट हमने कर लिए, क्या रिवैल्यूएशन होगा कैसे होगा तो वो भी कर लिया हमने। और इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, राइट। अभी हम इसके साथ मैं लगभग हर तरह का क्वेश्चन पकड़ूंगा और हम कोशिश करेंगे कि इसी बेस को लेके हम उसे सॉल्व करें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इशू होता है, उन्होंने कुछ अपने तरीके से बताया होता है, बच्चे कई बार मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं उसको, राइट। तो हम अभी रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों को कंबाइन करके जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं अभी हम वो करेंगे, राइट। नोट इट डाउन।